रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में भारत में रेपो रेट में कुछ बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक लगातार पिछले कुछ समय से, खासतौर पर मई 2022 के बाद से लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। रेपो रेट में इस बढ़ोतरी का प्राथमिक उद्देश्य भारत में महंगाई को, मुद्रास्फीति को कुछ हद तक कम करना है, ताकि भारत में आर्थिक विकास को कुछ हद तक बढ़ावा दिया जा सके और भारत के आम नागरिकों को इससे कुछ हद तक लाभ मिल सके, उनको कुछ हद तक फायदा मिल सके। लेकिन इसका एक प्रभाव यह हो रहा है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी करने की वजह से बैंकों द्वारा, खासतौर पर जो कमर्शियल बैंक हैं, वो अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब भारत में लोन लेना, उधार लेना बैंकों से और ज्यादा महंगा होता जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में बैंकों द्वारा अपनी ब्याज दर का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम जानेंगे कि आखिर बैंक अपनी ब्याज दर का निर्धारण करते किस तरह से हैं। इसके बाद यहां पर एक टर्म आती है जिसका नाम है बाहरी बेंचमार्क उधार दर। ये क्या होती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नई व्यवस्था का फायदा क्या है, यानी ये जो नई व्यवस्था है इसका फायदा क्या होगा, और साथ ही रेपो रेट बढ़ने की वजह से आम लोगों पर क्या प्रभाव होगा, उस प्रभाव पर भी बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और रेपो रेट जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बैंकों की ब्याज निर्धारण प्रक्रिया को कुछ जानने की, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंकों में जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है निश्चित दर की, यानी कि फिक्स्ड रेट की। फिक्स्ड रेट मतलब कि जब आप बैंक में उधार लेने जाते हैं तो अगर बैंक ये तय कर देता है कि आप फिक्स्ड रेट देंगे तो आपको एक ही दर देनी पड़ेगी जब तक कि आपका उधार पूरा नहीं हो जाता। यानी आप 1000 रुपए पर 10% ब्याज देते हैं तो आप पूरी जिंदगी 10% ब्याज ही देते रहेंगे। यानी आपकी जो ब्याज दर है वो बैंक द्वारा निर्धारित कर दी गई है, निश्चित कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। तो ये तो फिक्स रेट हुआ जिसमें किसी भी तरह की कोई विशेष चीज शामिल नहीं होती है, कोई विशेष विधि मेथड शामिल नहीं होता है। इसमें दूसरा नंबर आता है परिवर्तनशील दर का, यानी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि ये जो ब्याज दर है ये समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जो बैंक की स्थिति है, उसके आधार पर ये पूरी जो ब्याज दर है ये परिवर्तित होती रहती है। और भारत में पहले ये जो फ्लोटिंग रेट था इसको निर्धारित करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता था, एक मेथड उपयोग किया जाता था जिसका नाम था आंतरिक बेंचमार्क उधार दर, यानी इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये क्या होता है, तो इस पूरी व्यवस्था के तहत मुख्य तौर पर ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए बैंकों के आंतरिक कारकों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी बैंक की आंतरिक स्थिति कैसी है, उसके जो आंतरिक डेटा है वो क्या कहता है, उस डेटा के आधार पर बैंक की ब्याज दर निर्धारित की जाती थी। यानी बैंक किसी ग्राहक से कितना ब्याज लेगा वो इस आधार पर तय होता था कि बैंक की आर्थिक स्थिति क्या है, बैंक की मौजूदा स्थिति क्या है, बैंक का डेटा क्या कहता है। इसके प्रमुख उदाहरणों की बात करें, प्रमुख उपकरणों की बात करें, तो इसमें सबसे पहला उदाहरण जो हमारे सामने आता है उसका नाम था BPLR, यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, जो कि भारत में साल 2010 तक प्रचलित था। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में कई कमियां मौजूद थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए साल 2010 में रिजर्व बैंक ने इस पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर पेश किया गया बेस रेट की व्यवस्था को। लेकिन आगे चलकर आरबीआई को लगा कि भारत में बेस रेट की व्यवस्था में भी कुछ कमियां मौजूद हैं, क्योंकि बेस रेट जो था वो पूरी तरह से इंटरनल फैक्टर्स पर बेस था। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2016 में बेस रेट की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर लाया गया MCLR, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। ये नई व्यवस्था थी और वर्तमान समय में भी ये व्यवस्था जो है वो कुछ हद तक भारत में प्रचलित है। इस व्यवस्था को समझने की बात करें, MCLR की बात करें, तो ये MCLR वो न्यूनतम दर होती है, वो ऐसा रेट होता है
जिसके नीचे, जिस न्यूनतम दर के नीचे बैंक उधार नहीं दे सकते हैं, यानी इस न्यूनतम दर से ऊपर ही उधार दिया जाता है, इससे नीचे किसी भी ग्राहक को उधार नहीं दिया जा सकता। इसी को हम MCLR कहते हैं। अब ये जो MCLR की व्यवस्था थी, ये बेस रेट की व्यवस्था से कुछ अलग थी, क्योंकि बेस रेट की व्यवस्था हमने बात की थी कि पूरी तरह से आंतरिक कारकों पर निर्भर थी, लेकिन ये जो MCLR की व्यवस्था है, ये व्यवस्था कुछ बाहरी कारकों पर निर्भर थी, जबकि कुछ आंतरिक कारकों पर निर्भर थी। ये जो MCLR की व्यवस्था है, इसमें मुख्य तौर पर 4 कारक शामिल थे, 4 फैक्टर्स मौजूद थे। इन 4 फैक्टर्स की बात करें तो इसमें पहला फैक्टर था फंड की सीमांत लागत, यानी जो फंड की जो मार्जिनल कॉस्ट था, वो इसमें पहला कारक था। दूसरा कारक CRR था, कैश रिजर्व रेशो था। तीसरा कारक परिचालन लागत था, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट था, यानी कि वो जो फंड गठित किया गया है, जिसके माध्यम से किसी ग्राहक को उधार दिया गया है, उस फंड को गठित करने के लिए, उसको परिचालित करने के लिए क्या लागत आई है, वो लागत इसमें तीसरा कारक था। और चौथा कारक था ऋण की अवधि, यानी कोई ग्राहक कितनी अवधि के लिए ऋण ले रहा है, उसको भी एक कारक माना जाता था। तो ये 4 कारक थे MCLR में। तो इसमें से 3 जो कारक हैं, सीमांत लागत, परिचालन लागत और ऋण अवधि, ये 3 कारक बैंक के आंतरिक कारक हुए। लेकिन ये जो चौथा कारक है, CRR वाला, कैश रिजर्व रेशो वाला, ये चौथा कारक कुछ हद तक रिजर्व बैंक पर भी निर्भर करता था। तो इसी वजह से हमने इसमें कहा कि इसमें 3 कारक जो थे वो आंतरिक थे, जबकि एक कारक तो जो था वो बाहरी कारक था। लेकिन इस व्यवस्था में भी आगे चलकर रिजर्व बैंक को कुछ कमियां दिखाई दी। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इस पूरी व्यवस्था में, तो ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं थी, पूरी तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर नहीं थी, और इसी वजह से कई ग्राहकों को यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परेशानी ये थी कि इस पूरी व्यवस्था में, जब ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से लागू थी, तो उस समय जब रिजर्व बैंक द्वारा कोई निर्णय लिया जाता था, खासतौर पर रेपो रेट को लेकर, रिवर्स रेपो रेट को लेकर, CRR को लेकर जो भी निर्णय लिया जाता था, उस निर्णय का प्रभाव ग्राहकों पर बहुत देरी से पहुंचता था। अक्सर ये देखा जाता था कि रिजर्व बैंक के निर्णय के बाद ग्राहकों पर जो प्रभाव आता था, वो 4 से 6 महीने बाद देखने को मिलता था। तो ऐसे में इस व्यवस्था में कई सारी कमियां मौजूद थी, ये सबसे बड़ी कमी थी। और इसी कमी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2019 को यह तय किया कि अब से भारत में MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, और अब से भारत में पूरी तरह से बाहरी बेंचमार्क उधार दर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट की व्यवस्था को अपनाया जाएगा। अब इस व्यवस्था की बात करते हैं। इस व्यवस्था के तहत क्या किया गया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था के तहत RBI ने यह निर्णय लिया कि भारत में जो भी कमर्शियल बैंक हैं, जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं, वो सभी वाणिज्यिक बैंक एक समान बाहरी बेंचमार्क अपनाएंगे, यानी सभी बैंकों में एक ही तरह का बेंचमार्क इस्तेमाल किया जाएगा, एक ही तरह का मापदंड इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पूरी व्यवस्था के तहत पारदर्शिता लाई जा सके और मानकीकरण सुनिश्चित किया जा सके, यानी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके कि बैंक अपनी ब्याज दर कैसे निर्धारित करते हैं। लोगों को यह पता होना चाहिए, क्योंकि आखिर ब्याज तो उन्हें ही चुकाना है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात की गई, ताकि सभी बैंक, भारत में जितने भी बैंक हैं, सभी बैंकों के बीच एक मानकीकरण लाया जा सके, सभी बैंक एक ही मानक के आधार पर अपनी ब्याज दर का निर्धारण करें। तो यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2019 को लागू की गई। इस पूरी व्यवस्था के तहत पुरानी व्यवस्था की तुलना में बहुत कम कमियां मौजूद थी। जैसे इस पूरी व्यवस्था में पुरानी व्यवस्था की तुलना में कोई भी आंतरिक कारक मौजूद नहीं था, इसमें कोई भी इंटरनल फैक्टर मौजूद नहीं है। तो बैंक अपनी आंतरिक स्थिति के आधार पर, अपनी आंतरिक स्थिति का हवाला देते हुए ज्यादा ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकते थे, अलग अलग आधार पर ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब इस पूरी व्यवस्था के तहत जो ब्याज निर्धारित हो रहा था, वो पूरी तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर था। कौन कौन से थे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स? तो इस पूरी व्यवस्था के तहत RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कुल 4 विकल्प प्रदान किए गए, और वाणिज्यिक बैंक इन्हीं 4 विकल्पों के आधार पर कोई एक विकल्प चुन सकते थे और उसके माध्यम से अपनी ब्याज दर का निर्धारण कर सकते थे। तो इसमें जो सबसे पहला विकल्प था रेपो रेट को लेकर। रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वो दर होती है जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, और अक्सर रिजर्व बैंक रेपो रेट का इस्तेमाल भारत की अर्थव्यवस्था में महंगाई को कम करने के लिए इसका एक कंपोनेंट के तौर पर, एक उपकरण के तौर पर, एक डिवाइस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये सबसे पहला विकल्प था। दूसरा विकल्प था 91 दिवसीय टी बिल यील्ड, यानी जो ट्रेजरी बिल होता है, जो भारत सरकार द्वारा भारत में अर्थव्यवस्था में जो तरलता मौजूद है उसको प्रबंधित करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है, इसमें से जो 91 दिवसीय जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 91 दिनों का होता है, उसको दूसरा कारक निर्धारित किया गया कि कोई बैंक इसके आधार पर भी अपना ब्याज दर निर्धारित कर सकता था। इसमें तीसरा कारक था 182 दिवसीय टी बिल, 182 दिवसीय टी बिल यील्ड, यानी 182 दिवसीय टी बिल जो ट्रेजरी बिल होता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 182 दिन का होता है, इस पूरे ट्रेजरी बिल पर कितना यील्ड मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसके आधार पर भी बैंक अपनी ब्याज दर का निर्धारण कर सकते थे। और इसमें चौथा कारक था फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्धारित किया गया कोई भी अन्य कारक। तो ये जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन था रिजर्व बैंक ने, इसको ये काम दिया कि अगर ये चाहे तो ये पूरा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन कोई और बैंक बेंचमार्क भी विकसित कर सकता है और कोई दूसरा बैंक इस पूरे बेंचमार्क को भी अपना सकता है। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी को रिजर्व बैंक द्वारा 2 जुलाई 2015 को एक ऑटोनोमस बेंचमार्क निर्धारण संस्था के तौर पर गठित किया गया था, यानी एक ऐसी संस्था के तौर पर जिसका प्राथमिक कार्य भारत में बेंचमार्क का निर्धारण करना था। तो ये लगातार बेंचमार्क का निर्धारण करता रहता है और बैंक द्वारा इसके द्वारा निर्धारित किए गए बेंचमार्क को भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में बात करें तो वर्तमान समय में अधिकांश बैंकों द्वारा रेपो रेट को अपनाया गया है, यानी अधिकांश बैंक वर्तमान समय में भारत में अपनी ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर रेपो रेट का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से रेपो रेट में जो उतार चढ़ाव होता है, रेपो रेट में बदलाव जो होता है, उस बदलाव का प्रभाव हमें इस पूरी व्यवस्था पर भी देखने को मिलता है, यानी बैंकों के ब्याज दर में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब रिजर्व बैंक अपनी रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो इसकी वजह से हमें बैंकों के इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जबकि जब रिजर्व बैंक अपने रेपो रेट में कमी करता है तो इसका प्रभाव हमें बैंकों की ब्याज दर में भी देखने को मिलता है और बैंकों की ब्याज दर भी कुछ हद तक कम हो जाती है। तो ये तो पूरी व्यवस्था की बात हुई कि किस तरह से भारत में ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था का फायदा क्या है? ये जो बाहरी व्यवस्था हमने अपनाई है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट की जो व्यवस्था हमने अपनाई है, उस व्यवस्था का फायदा क्या है? इसके फायदों की बात करें तो जो बाहरी कारक होते हैं, उन बाहरी कारकों को अपनाने की वजह से आरबीआई के निर्णयों का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव को अर्थव्यवस्था में जल्दी लागू किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस नई व्यवस्था के जरिए रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को रोकने में जल्द ही बहुत बड़े कदम उठा सकता है। यानी अगर रिजर्व बैंक चाहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोका जाए तो रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष तौर पर अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देगा, रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देगा और उस बढ़ोतरी का प्रभाव हमें बैंकों के रेट में भी देखने को मिलेगा। बैंक भी अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देंगे और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को, लिक्विडिटी को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा और इसकी वजह से समग्र तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई भी नियंत्रित होगी। इसके अलावा अगर रिजर्व बैंक चाहे तो इसकी वजह से ग्राहकों को आरबीआई के निर्णय का भी जल्दी फायदा मिलता है। कैसे मिलता है? तो मान लीजिए कि रिजर्व बैंक द्वारा अपने रेपो रेट में कमी की जाती है, तो जब रिजर्व बैंक अपने रेपो रेट में कमी करेगा तो इस नई व्यवस्था के तहत बैंक भी उसी समय, लगभग कुछ ही समय अवधि के भीतर अपनी बैंक रेट में, अपने इंटरेस्ट रेट में कुछ हद तक कमी कर लेंगे। तो जब बैंकों के इंटरेस्ट रेट में कमी होगी तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से अर्थव्यवस्था के ग्राहकों को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा यह है कि इस पूरी नई व्यवस्था की वजह से बैंकों की ब्याज निर्धारण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। तो जाहिर तौर पर ट्रांसपेरेंसी आएगी तो बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहकों का जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस पूरी नई व्यवस्था के तहत जो ग्राहक हैं वो ब्याज दर का आकलन करने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट की घोषणा की जाती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उन्हें बैंकों के बहुत चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बैंकों के पास नहीं जाना पड़ता और बैंक उनके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वर्तमान समय में रेपो रेट क्या है और उसके आधार पर वो लोग बैंकों की ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये तो फायदे की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर रेपो रेट बढ़ने की वजह से ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है।
तो रिजर्व बैंक की हालिया घोषणा के मुताबिक मौद्रिक नीति समिति ने इस बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों यानी बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की घोषणा की है और इस तरह से भारत में वर्तमान समय में जो रेपो रेट है वो 6.5% की दर पर पहुंच गया है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह रही है कि मई 2022 के बाद से रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है, 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जो कि जाहिर तौर पर इस बढ़ोतरी का प्राथमिक उद्देश्य भारत में महंगाई को कम करना है। भारत में जो लगातार महंगाई 6% की दर से 6 से ज्यादा प्रतिशत पर बनी हुई है, उस महंगाई को 6 से कम पर लेके आना है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक लगातार अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमें बोरोवर्स पर देखने को मिलेगा। जो लोग लोन लेते हैं उन लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और इसकी वजह से उधारकर्ताओं की जो समान मासिक किस्त होती है यानी जो ईएमआई होती है, उस ईएमआई में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो और इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही रिजर्व बैंक द्वारा इस तरह की घोषणा की गई, रेपो रेट में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया, उसके बाद ही एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और इस तरह के जो तमाम बैंक हैं, उन तमाम बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया। इस संबंध में उन्होंने घोषणा कर दी। तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से ग्राहकों को कुछ हद तक नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये तो बात हुई ग्राहकों की। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल जो है हमारा प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इस आज का हमारा सवाल है कि आंतरिक बेंचमार्क उधार दर यानी इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि इसका उपयोग निश्चित ब्याज दर निकालने के लिए किया जाता है, यानी जो फिक्स्ड रेट होता है इसका उपयोग उसे निकालने के लिए किया जाता है। हमारा दूसरा कथन है कि बेस रेट और MCLR इसके प्रमुख उदाहरण है, इसके उदाहरण हैं। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।